हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के उनके तो हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, सबको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट नज़दीक आ गया है। तो अब आपको जरूरत है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की, और मैं आपको लगातार यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं कराता हूँ आपको मैथ्स, और सुबह सर जी आपको कराते हैं साइंस। साइंस का क्लास अभी बंद है, प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। 2-3 वीडियो लगातार चलाएगा एक ही दिन में, मतलब कि कोई भी सेशन आपका नहीं छूटेगा। सर के पास कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। तत्काल मेरे साथ आप मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, और 10 में 10 चाहिए तो लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपसे वादा किया हूं कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक 25 मॉड्यूल सेट और 25 प्रीवियस ईयर इतना बढ़िया तरीका से आपको हम बता देंगे ना कि 10 में 10 मैथ में तो आ ही जाएगा, और सुबह सर लगातार बता देंगे तो आपको साइंस में भी 30 में 30 आ जाएगा। तो यहाँ से ही आपका क्लियर हो सकता है। बाकी जो बच जाएगा ना उसको आप हिंदी इंग्लिश प्योन वाला कर लीजिएगा, और बाकी आप कुछ रट लीजिएगा। तो चलिए डियर बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न ये रहा, आपके लिखा गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 बचे। तो ये प्रश्न बनाने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी पूछे कि शेषफल इतना बचना चाहिए, तो ये तरीका तो आप ऑलवेज जानते हैं कि 6, 9, 15, 18 और 21 इसका ले लीजिएगा एलसीएम, और जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें आप ऐड कर दीजिएगा 4। यही करना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन ऐसे करने से पहले अगर मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताई तो क्या दिक्कत है। मैं आपको बार बार बाई ऑप्शन मेथड ही बता रहा हूं। तो बाई ऑप्शन मेथड आप कैसे बनाएंगे? सभी में बच रहा है शेषफल कितना? 4। तो सब में से 4 घटा कर लिखिए। 734 के बदला 730, 4 घटाइएगा 630, 636 में 632, उसके बाद आ जाएगा 620। अब ये सभी संख्या का एलसीएम वो होगा, जो भी होगा ये सभी संख्या का एलसीएम होगा, और तब 4 जोड़ के इतना आएगा ऑप्शन में। तो करना क्या है कि आपको यहां से एक नियम पता होना चाहिए, विभाज्य का नियम। किसी को भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आप 18 को पकड़ लेते हैं, सपोज दैट, तो 18 को पकड़ते हैं तो 18 को 9 गुने हम 2 लिख सकते हैं। यानी कि जो एलसीएम होगा उसमें 9 से भाग लगना चाहिए। 18 से तो लगेगा, साथ में 9 से भी लगना चाहिए। तो 7 आ 3 10 कभी भी 9 से नहीं लगेगा। 6 आ 3 9 आ 2 11 कभी भी ना लगेगा। 6 आ 2 8 कभी भी ना लगेगा। 6 आ 3 9 लग जाएगा। आगे चेक कीजिएगा तो 21 के बदले में 3 गुने 7, 7 से लगना चाहिए, जो कि लग जाएगा 7 9 63। यानी कि परफेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, 634। इस प्रकार से बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ समबाहु त्रिभुज है जिनके हर तरफ समान चौड़ाई वाले छायांकित भाग है। यदि ए बी बराबर 4 एवं एफ बराबर 2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कि इसमें जो छायांकित भाग है ना, तो इसमें छायांकित भाग ये व्हाइट वाला है, ठीक ना। ये ब्लैक वाला छायांकित भाग नहीं है, ये व्हाइट वाला जो है ये छायांकित भाग है, ठीक ना। ये कौन सा है? ग्रीन वाला जो है छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस करके निकाल के माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। और यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा के होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अगर एबीसी के एरिया की बात करिएगा, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बराबर कितना हो जाएगा? √3/4 गुने यहाँ पे दिया गया है इसका भुजा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 चौक 16, कुल मिलाकर बोले तो 4√3। इसी प्रकार से जब आप एरिया निकालिएगा त्रिभुज डीईएफ का, किसका? डीईएफ। और ये जो डीईएफ त्रिभुज है यह आपका ये त्रिभुज है। ये रहा आपका डी, क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये रहा आपका डी, ये रहा आपका ई, और ये रहा आपका एफ। बिचला को डीएफ त्रिभुज है। तो त्रिभुज डीईएफ इसका जो क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका भी √3/4, ए स्क्वायर मतलब 2 है तो 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा √3। यानी
ये क्षेत्रफल में से वर्गाकार के क्षेत्रफल में से ये छोटका क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, ये छायांकित भाग आ जाएगा। तो 4√3 में से माइनस कीजिएगा √3, तो कितना बचेगा 3√3। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, 3√3 वर्ग इकाई। समझ गए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है एक निश्चित रकम पर 12% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1800 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता है तो मूल रकम बताइए। सबको पता है कि जो प्रिंसिपल होगा अपने आप में 100% होगा। टाइम जो दिया गया है डियर वो दिया गया 2 ईयर का, और रेट दिया गया है आपको 12%। आपको पता है कि 2 साल के लिए जो CI माइनस SI होता है वो R²/100% होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे 144/100%, यानी कुल मिलाकर बोले तो 1.44%। और इसका जो वैल्यू है वह कितना दिया गया है 1800, यानी कि 1800 वैल्यू किसका है 1800 वैल्यू है 1.44। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 लिखिएगा। और आपको चाहिए किस कम प्रिंसिपल चाहिए, मान प्रिंसिपल 100% होता है, तो यह जो है 1.44% है। 100% निकालने के लिए 100 से फिर से मल्टीप्लाई, जब इसको आप कटिंग कुटिंग कीजिएगा ना तो 12 के पहाड़ा में कट जाएगा। यह 12 12 144, 12 के पहाड़ा में 15 यानी कि 50। जब इसको मल्टीप्लाई अभी आप नहीं कीजिए और काटिए, 3 चौके 12, 3 से 50, 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में डायरेक्ट 25 काट दीजिए, 25 25 हो जाएगा 125। और पर कितना जीरो 000। इतना कहीं पे आ रहा है क्या 1,25,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कर लेंगे ना, कोई भारी बात नहीं है। चलिए डियर अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न में लिखा गया है 94 में कि 10 व्यक्तियों का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों समूह मिलकर कार्य करे तो पूर्ण होने में कितना दिन लगेगा। प्रत्येक समूह अपनी संपूर्ण क्षमता को कार्य के अंश पूरा करने में अनुपात में लगाते हैं। देखिए 10 व्यक्ति का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिन में, यह मान के चलिए एक आदमी का कार्य क्षमता 1 है, तो 10 आदमी कार्य कर रहा है और 10 दिन तक करेगा। तो 10 आदमी कार्य करेगा, एक काम डेली हो रहा है तो 10 काम डेली होगा, और 10 काम जब डेली होगा और 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क जो होगा 10 गुने 10, कुल मिलाकर बोले तो 100 काम हो जाएगा। अब ये 100 काम कितना लोग करेगा, तो बोला कि 100 काम 20 दिनों में कर सकता है। मतलब कितना और व्यक्ति को ले आएंगे, यानी समूह में कितना व्यक्ति होना चाहिए तो काम 20 दिन में हो जाएगा। तो व्यक्ति कितना होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे 20 दिन है, एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है और 20 दिन तक काम चलना चाहिए, यानी 5 काम डेली होना चाहिए। 5 काम डेली यानी कि 5 आदमी होना चाहिए, 5 मैन, काम समाप्त हो जाएगा। तो बोला है कि अगर दोनों समूह एक साथ मिल जाए तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, कितना दिन में, और पूर्ण अपना क्षमता से काम करेगा। तो टोटल काम है डियर 100। यहाँ पे 10 आदमी है यानी कि 10 की क्षमता, एक आदमी का एक क्षमता। यहाँ पे 5 आदमी है यानी कि 5 क्षमता, कुल मिलाकर बोले क्षमता तो 15। 15 6 का 90, 10/15 काटिएगा तो 5 के पहाड़ा में 2, 5 के पहाड़ा में 3, 6.2/3 दिन लेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, कोई भारी बात नहीं है, ठीक ना। अब आइए डियर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है ना, एक 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े हॉल में वर्गाकार टाइल्स लगानी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़े आकार की टाइल एवं उनकी संख्या बताएं जो पूरे हॉल में सटीक तरह से बैठ जाए। और आप सभी को पता है कि जो हॉल है ये आयताकार हॉल है, 50 मीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा है। इसका जो एरिया होगा ना वो 50 गुने 45, कुल मिलाकर के बोले तो 25 25 5 20 2 22 2250 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। अब बताना है कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा, और टाइल्स की जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो टाइल्स की संख्या, जो भी टाइल्स लगेगा वो टाइल्स की संख्या गुने एक टाइल्स का क्षेत्रफल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2250 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि इतना ही एरिया में लगाना है।
तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 36 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कभी भी 2250 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि ये गलती। 80 टाइल्स 36 वर्ग मीटर वाला नहीं हो सकता है। 16 वर्ग मीटर वाला 80 टाइल्स, तो 16 28 से 1280, ये भी 1280 स्क्वायर फीट देता है, जो कि गलत है। 25 टाइल्स 25 वर्ग मीटर स्क्वायर वाला 90 टाइल्स, 25 नमा 225 होता है, यानी कि 2250 यहाँ पे पूर जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये भी गलत हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। पूरे टाइल्स का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल आयत के फर्श का होगा, ठीक ना, हॉल का फर्श। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए डियर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो डियर प्रश्न में दिया गया है ना, एक वर्ग एवं सामान्य षटभुज का परिमिति बराबर है, षटभुज के क्षेत्रफल से वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताइए। एक वर्ग, तो ये रहा आपका वर्ग, और षटभुज का मतलब होता है डियर जिसका 6 भुजा हो। ये 6 भुजा वाला षटभुज हो गया। मान लेते हैं कि इसका भुजा x है और इसका भुजा y है। इसका परिमाप होगा 4x और इसका परिमाप होगा 6y। अब x और y का रेशियो निकालेंगे, तो यहां से x अनुपात y, 4 और 6 लिखा है तो आप 6 और 4 लिखिए। इसको काटिएगा ना तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 अनुपात 2 में आया, यानी x का मान 3 और y का मान बोले तो 2। सबको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे क्या बताना है, षटभुज के क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए जो षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुने √3/4 गुने भुजा के होल स्क्वायर, और डिवाइड जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल भुजा के होल स्क्वायर आता है, यही आता है। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे भुजा अलग होगा, यानी कि यहाँ पे इसका भुजा y है तो y का स्क्वायर, इसका भुजा x है तो x का स्क्वायर। ये 6 इसीलिए लिखाता है क्योंकि किसी भी षटभुज को 6 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा, और एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 बनेगा तो 6 से गुना कर दिए। इतना तो समझ गए। अगर आप इतना समझ गए तो सबका मान रखिए 6 गुने √3/4, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा में x का स्क्वायर यानी कि 9। ये ऐसे कट जाएगा ना, कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 दूना 3 तिहाई, कुल मिलाकर बोले तो 2√3, अब बटा में आ जाएगा 3, यानी कि 2√3/3। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब डियर देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो आगे का प्रश्न में लिखा गया है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन क्रमशः 50 के स्पीड और 70 के स्पीड से चाल चल रही है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेन। विपरीत दिशा, ये मान लेते कि रेलवे ट्रैक है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, यही ना। विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेन एक दूसरे को 7.5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। यह मान लेते हैं कि ट्रेन है, यह ट्रेन है 100 मीटर का, और उधर से जो ट्रेन आ रही है उसमें एक ट्रेन की लंबाई दिया गया 150 मीटर। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 150 मीटर। क्रॉसिंग टाइम जो लगता है ना, वह क्रॉसिंग टाइम होता है कितना, क्रॉसिंग टाइम होता है 7.5 सेकेंड, यानी इसको आप 15/2 सेकेंड लिख सकते हैं। सबको पता है कि जब ट्रेन अपोजिट चलता है एक दूसरे का अपोजिट, तो चाल जो होता है जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर चाल की बात करें तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। 70 और 50 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे 18 से 5/18 से गुना, 6 के पहाड़ा में 3, 6 के पहाड़ा में 20, मतलब 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये भी पता होगा कि जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो दोनों की लंबाई जोड़ के क्रॉस होगा। पहला ट्रेन दूसरा क्रॉस करेगा, दूसरा ट्रेन पहला क्रॉस करेगा, यानी कि लंबाई यहाँ पे जुट जाएगा। तो सबको पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर होता है डियर चाल गुने समय। ये चाल गुने क्या होता है, समय। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, चाल कितना है इसका 100/3 मीटर प्रति सेकेंड, और समय है 15/2। जब इसको काटेगा तो 3 पचे 15 और 2 से कट जाएगा 50, 50 पचे बोले तो 250,
मतलब दोनों ट्रेन जो आपस में दूरी तय करेगा इससे 250 मीटर, इस 250 मीटर में से x भी होगा और 150 भी होगा, दोनों मिला करके। तो x का मान क्या होगा, 250 में से 150 घट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 मीटर। यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वह 100 मीटर का। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गया। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये दिया गया है आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 3 पाइप ए बी सी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट एवं 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी खाली है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। ए बी एवं सी रासायनिक मिश्र क्यू आर एस क्रम से निकालते हैं। 3 मिनट के पश्चात टंकी में तरल में घोल एस का अनुपात क्या होगा। सो इजी प्रश्न, समझिए कहना क्या है इसका। 3 गो नल है, ए है, बी है, सी है। टंकी को खाली करने का क्षमता इसका 30 मिनट का है, 20 मिनट का है, 10 मिनट का है, यही ना। टंकी का कुल क्षमता की बात करें तो 30, 20, 10 का एलसीएम 60। 60 का मतलब हुआ कि ये 2 के हिसाब से खाली करेगा, ये 3 के हिसाब से और ये 6 के हिसाब से। और ये बोला गया है जो खाली कर रहा है ना, ए बी एवं सी रासायनिक मिश्रण क्यू आर एस क्रम से निकालते हैं। मतलब ये क्यू को निकाल रहा है बाहर, ये आर को निकाल रहा है और ये एस को निकाल रहा है। ये रासायनिक पदार्थ है। तो पूछा है कि एस का अनुपात क्या होगा, तो एस कितना निकाल पा रहे हैं। सो देखिए एस के बारे में अगर चर्चा करें तो एस जो निकल रहा है 6 लीटर, अगर लीटर में मानते तो 6 लीटर प्रति मिनट। 3 मिनट के बाद, जब 3 मिनट के बाद देखिएगा तो 3 मिनट में 3 दूना या 6 लीटर निकल जाएगा, 3 या 9 लीटर निकल जाएगा, 3 6 का 18 लीटर निकल जाएगा। तो 3 मिनट बाद अगर देखें तो एस के बारे में 18 लीटर निकल जाएगा एस। और कितना में से निकलेगा, कुल मिलाकर 18 9 27 6 33 में से निकलेगा। 3 6 का 18, 3 से 11, यानी कि 6/11 अनुपात में एस निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा तो हमें बता देंगे। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 2 घड़ियां 21 जनवरी 2010 को 10 PM दर्शाने के लिए सेट की जाती है। एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है एवं दूसरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। तो 22 जनवरी 2010 को 4 PM पर दोनों घड़ियां में कितना अंतर होगा। अब यहाँ पे 21 जनवरी 21/1/2010 ये 10 लिख दिए, और आज ये 22 जनवरी 2010। स्टार्टिंग समय जो है 10 PM का है और एंड समय जो है वह कितना का है, 4 PM का। ये दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंट होगा वह कितने का होगा। 10 PM से 10 PM होता तो 24 घंटा, लेकिन यहाँ पे 10 बजने में 6 घंटा बाकी है, यानी 24 में से 6 घटा दिएगा तो 18 घंटा। सबको पता है कि जो घड़ी पहला होगा, फर्स्ट वॉच, पहला जो वॉच होगा वह 1 घंटा में कितना चलता है, 2 मिनट तेज। 18 घंटा में यह 36 मिनट तेज चलेगा, 36 मिनट तेज। और सेकेंड घड़ी जो होगा, सेकेंड वॉच 1 घंटा में 5 मिनट तेज। तो 18 घंटा में 18 5 90 मिनट तेज। दोनों के बीच में अंतर बोला है, तो अंतर में करते क्या है कि तेज तेज है, सेम रहता है तो जोड़ देते हैं, और डिफरेंट रहता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों तेज तेज चल रहा है, तो 90 में 36 जोड़ दीजिए 126, यानी 126 मिनट का अंतर हो जाएगा 18 घंटा बाद। अब आइए डियर अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, एक प्रकाशक पुस्तकों की प्रतियों को खुदरा विक्रेता को 5 रुपए प्रति कॉपी बेचता है, लेकिन 25 प्रति कॉपी को 24 प्रति गिनने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कि 25 रुपए कॉपी बेचेगा, 5 रुपए कॉपी बेचता है, और 25 कॉपी अगर कोई लेगा ना तो उसको बोलेगा आप 24 कॉपी गिनती कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 कॉपी का जो दाम लगेगा वह कै रुपया लगा, 25 कॉपी ले रहा है वो, लेकिन उसको बोला है कि गिनती आपको 24 कॉपी ही करना है। अब 5 रुपए के कॉपी के हिसाब से जा रहा है,
तो 24 पचे 120 रुपया दुकानदार को दे देगा। यदि खुदरा व्यापारी प्रत्येक कॉपी प्रति 6 रुपये बेचता है, अब 6 रुपये बेचेगा तो यही 25 कॉपी अगर 6 रुपये बेचे तो 25 छः का 150 रुपया में बेच देगा, यानी कि यह आपका सीपी हो गया, यह एसपी होगा। अब 120 रुपया के सामान एक 150 में बेचेगा तो 30 रुपया के फायदा कितना पे, तो 120 पे गुने 100। यहां से तो आप कर लेंगे ना, जैसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। तो डियर, उम्मीद है कि एक भी प्रश्न ऐसा ना होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, व्हाट्सअप कर लेंगे। लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके एग्जाम में जो एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आप 10 नंबर फ्री में ले आ सकते हैं मेरे से। सुबह सर जी आपको साइंस पढ़ाएंगे तो उनसे आप 30 नंबर ले लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सेशन अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपका भाई का मोटिवेशन बना रहे और आपको लगातार प्रैक्टिस कराते रहे और आप सफल हो जाए। तो चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को अंतिम तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।